चलिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 25 रिपीटेड साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, प्रश्न है एक, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो माध्यम दिया हुआ है ठोस, द्रव, गैस। तो माध्यम, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलेगी? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ठोस माध्यम में। तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर ठोस माध्यम की बात कर रहा है तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है? तो कहेंगे 5960 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ध्वनि गमन करेगी ठोस माध्यम में। अगर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में कितना? तो द्रव्य या पानी में ध्वनि की चाल होती है 1480 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगर गैस की बात करें, गैस या वायु कहें या हवा, तो इसमें 343 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ध्वनि गमन करती है। चलिए अगला प्रश्न है उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो फर्टिलाइजर के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन बी, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है उर्वरक के निर्माण में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? यानी ए कहाँ पे भंडारित होती है मानव शरीर में? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में, वृक्क में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यकृत में विटामिन ए का भंडारण होता है। यदि हम देखते हैं विटामिन, देखिए विटामिन, तो जो विटामिन शब्द है किसने दिया? तो फंक ने दिया। फंक ने विटामिन शब्द दिया 1913 में। अगर विटामिन की बात करेंगे, विटामिन का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। यदि हम विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे रतौंधी। अब विटामिन है तो विटामिन, देखिए विटामिन को दो भाग में बांटा गया। एक वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन तो ए, डी, ई और के, तो ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। और पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, तो ये 2 विटामिन है जो आपको पानी में घुलनशील होता है। तो पूछ लेता है जो निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, या निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहेंगे? यानी श्वेत प्रकाश के अपने अलग अलग रंगों में विभाजित होना कौन क्रिया कहलाता है? तो जब भी हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से गुजारेंगे तो 7 भागों में विभाजित हो जाता है। उस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे? तो हम उस मिश्र धातु का नाम है एल्निको, ऑप्शन सी। यानी एल्निको का प्रयोग हम चुंबक बनाने में करेंगे। तो एल्निको जो मिश्र धातु है ये किस किस धातु से मिलकर बना है? तो कहेंगे एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो इनके मिश्र धातु का यानी इनके इस धातु के मिश्रण से क्या बना? एल्निको मिश्र धातु बना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है अस्थि, संधि, यकृत, फेफड़ा, आंत। तो मानव यानी निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो देखिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को यदि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया। अब देखिए यहाँ इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष, तो जब भी किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे तो उस दृष्टि यानी उस दृष्टि दोष को हम क्या कहेंगे? तो दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो दूरदृष्टि दोष कहिए, दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया। तो इसमें क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो खाना पकाने के तेल को जब हम वनस्पति घी में परिवर्तित करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो कहेंगे हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? यानी सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। चलिए ऑप्शन अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 30 डिग्री केल्विन के बराबर है? ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा डिग्री सेल्सियस है जो 300 केल्विन के बराबर है? चलिए देखते हैं, यदि 300 केल्विन में से 273 केल्विन को घटा ले तो ये डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हम कहेंगे 300 केल्विन किसके बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगला प्रश्न, चलिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। हथेली पर रख नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रख नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अतिस्थितित द्रव्य है? यानी सुपर कूलेंट लिक्विड है। तो देखिए, कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस है तो वो अति स्थितित द्रव्य होता है। तो यहाँ पे अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी और कांच। तो यहाँ पे जो कांच है ये क्या है? तो ठोस
तलीय ठोस होता है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिसे हम अति शीतित द्रव्य कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में अगर हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? देखिए एक मिनट में कितना बार हृदय धड़कता है? तो कहेंगे 72 बार। 72 बार धड़कता है। तो पूछ रहा है कि एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा? तो इसमें बहुत यानी 60 में 72 से भाग देंगे, 60 सेकेंड हो जाएगा एक मिनट में। 60 सेकेंड बटा यहाँ 72, तो एक बार आ जाएगा, एक बार निकल जाएगा, तो कितना होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 0.8 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो कह रहा है मिट्टी के घड़ा, उसमें आप जल रख दिए हैं, तो किस प्रक्रिया के कारण, किस क्रिया के कारण ठंडा रहेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी ठंडा रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस होता कौन है? तो कहेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये सभी उत्कृष्ट गैस है जिन्हें आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखा गया है। तो 18वें वर्ग के सभी तत्व को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अनुवांशिकता शब्द किसने दिया? तो अगर अनुवांशिकता शब्द की बात करेंगे तो विलियम वाटसन 1905 में अनुवांशिकता शब्द दिए। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है अनुवांशिकता के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे मेंडल। तो मेंडल ने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर रिसर्च किए और उससे जेनेटिक्स का पता चला, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई पानी पर किस कारण तैरेगी? तो हम ऑप्शन है पानी के उत्प्लवन के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी पृष्ठ तनाव के कारण वहां लोहे की सुई पानी पर तैरती है। चलिए अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो कैंसर के उपचार के लिए हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन क्या है? तो कहेंगे रेडियोधर्मी गैस है, जिसका प्रयोग विकिरण चिकित्सक माध्यम के द्वारा कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगर हम अन्य तत्व की बात करें, अन्य कौन सा तत्व है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो हम कह सकते हैं कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और रेडियम का भी प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा तारा मछली के नाम से जाना जाता है? तो तारा मछली के नाम से इसमें से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये एस्टीरियस। तो एस्टीरियस जो है इसे हम तारा मछली के नाम से जाना जाता है। ये कोई जो है ये मछली का प्रजाति नहीं है, ये मछली प्रजाति में नहीं आता है। ये क्या है? तो हम कहेंगे समुद्री अकशेरुकीय जीव है जिसका आकार स्टार यानी तारा की तरह होता है, इसलिए इसे तारा मछली कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? यानी बर्नौली का सिद्धांत माने किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हम कहेंगे बर्नौली का सिद्धांत जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन डी। तो मानव शरीर में 65% ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर हम कार्बन की बात करेंगे, तो कार्बन कितना परसेंट है? तो 18.5% मानव शरीर में कार्बन है। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन तो ये मानव शरीर में 10% है। यदि नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन मानव शरीर में 3.2%। तो सबसे प्रचुर यानी अधिक मात्रा में मानव शरीर में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है 65%। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसमें से वसा, हार्मोन है, प्रोटीन और विटामिन है। तो विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जब भी आप रबड़ के गद्दे या सीट पर बैठिएगा तो उसका आकार परिवर्तित हो ही जाएगा। तो वो किस कारण हुआ ना? तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं स्थिति ऊर्जा के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। तो मीथेन गैस का जनरली उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गेहूं के खेत, धान के खेत, कपास के खेत और मूंगफली के खेत में। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सा बात है कि जब मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ होता है? तो धान के खेत में। अब मीथेन गैस की अगर हम बात करेंगे तो मीथेन गैस के जनरली उत्पादन दलदली जगहों पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का आकृति चप्पल की तरह होता है? तो अमीबा, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमम है, आजियोड्रियो है। ठीक है, तो यहाँ पे किस का आकृति चप्पल की तरह होता है? तो पैरामीशियम यानी ऑप्शन बी, जो जिसका आकार एक चप्पल की तरह होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होगा? तो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। अगर हम पानी के बात करें, पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का क्वथनांक बिंदु कितना? तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में देखें तो 373 केल्विन। तो ये याद रखिएगा।
उसके बाद पानी का अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, तो पानी का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में देखेंगे हम तो कहेंगे 273 केल्विन। चलिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज था, 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। फिर अगले क्लास में अगला टेस्ट